सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं। यानी कि बच्चों ऐसी मुसीबतें जो हमें प्रकृति से मिलती है, यानी कि एकदम अचानक से आ जाती हैं, जिन पर मानव का यानी मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। आइए जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें जानते हैं। मानव और प्रकृति का संबंध अटूट है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, परंतु मानव इस गहन बंधन को भूल गया है। प्रकृति से सिर्फ लेने का रिश्ता रखने वाले मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया है। इसी का परिणाम है भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, चक्रवात, तूफान, हिमस्खलन, भूस्खलन, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाएं। हिमस्खलन मतलब बच्चों बर्फ का पिघलना, भूस्खलन यानी जमीन का खिसकना। प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही अन्य जीव जंतु को भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा। सबसे पहले बच्चों कुछ बातें जानिए। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से खतरे हैं भरपूर, पर्यावरण की रक्षा से कर सकते हैं दूर। ये बात किसी अज्ञात ने कही है, लेकिन बहुत बहुत सही बात कही है। दूसरा देखिए बच्चों, धरती से हमें अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही बात है। आइए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आधुनिकता की दौड़ में सरपट दौड़ता आज का मानव यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। अपने आराम व सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में वह प्रकृति के साथ किस हद तक छेड़छाड़ कर बैठा है। यह सर्वविदित है, प्रकृति विधाता की एक संयमित और संतुलित रचना है, जिसके रहस्यों को आज भी मानव मुंह बाएं खड़ा देखता रहता है। प्रकृति के नियमन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीवन में ताप की अनिवार्यता होते हुए भी प्रकृति उसका विलक्षण ढंग से नियमन करती है। सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों, जिसको अल्ट्रावायलेट भी कहा जाता है, का केवल 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। शेष ताप तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल की परतें और वाष्पकरण रोक लेते हैं। यदि प्रकृति ऐसा ना करे तो सूर्य, जिसके केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, के ताप का कुछ भाग भी पृथ्वी तक पहुंचकर हमारी पृथ्वी को राख के ढेर में परिवर्तित कर सकता है। स्वयं को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ जीव मानने वाला मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी प्रकृति के साथ अज्ञानियों जैसा व्यवहार कर रहा है। पिछले कुछ दशकों से उसने प्रकृति के संतुलन को इतना बिगाड़ दिया है कि उसके असंतुलन से फैली भयावता चहुं ओर दिखाई दे रही है, यानी कि चारों ओर दिखाई दे रही है। प्रकृति के जिस महाप्रकोप का सामना आज मानव कर रहा है वह है भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के दिनों दिन बढ़ते हुए तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण हैं वनों का काटना और औद्योगिकीकरण के अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना। कारखाने अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे हैं और वन जो प्राण रूपी वायु का उत्सर्जन करते हैं, मनुष्य द्वारा बढ़ती आबादी की सुविधा हेतु काटे जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि अन्य जहरीली गैसें भी धरती के तापमान को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रही हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें भी कहा जाता है, ताप को देखकर उसका घनत्व बढ़ा देती है। ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। ओजोन परत प्रकृति की वह सुरक्षा परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरती पर सीधे गिरने से रोकती है। इसके कारण हमारी पृथ्वी राख का ढेर बनने से बची रहती है। ओजोन परत में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यद्यपि वैज्ञानिक इस छेद को कम करने के लिए प्रयासरत हैं, परंतु अभी इसमें सफलता की संभावना कम ही लग रही है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का एक और नुकसान संसार के समक्ष खड़ा है, वह है ग्लेशियरों का पिघलना। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और अनेक देश जो समुद्र के किनारे बसे हैं या टापू के रूप में हैं, जैसे जल समाधि से ले लेंगे। वर्ष 2050 तक 20 करोड़ लोग जो समुद्र के किनारे बसे हैं, उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने का सबसे अधिक असर एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों पर पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्र का स्तर 3.14 मिलीमीटर की वार्षिक रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि
संसार में इसका औसत 2.2 मिलीमीटर है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस से 6.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जबकि समुद्र का जल स्तर 18 सेंटीमीटर से 59 सेंटीमीटर तक ऊंचा उठ जाएगा। जलवायु में हो रहे वैश्विक परिवर्तनों के चलते विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WHO एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तत्वावधान में 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC के नाम से एक वैज्ञानिक दल का गठन किया गया। यह दल 3 समूहों एवं एक टास्क फोर्स के माध्यम से परिवर्तन के वैज्ञानिक पक्ष का आकलन करता है। द्वितीय समूह जलवायु परिवर्तन की सामाजिक, आर्थिक व प्राकृतिक प्रणाली पर ध्यान रखते हुए इसके सकारात्मक व नकारात्मक परिणामों का आकलन करता है। तृतीय समूह का कार्य बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के उपाय खोजना है। जबकि टास्क फोर्स IPCC के नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज प्रोग्राम NGIP की मॉनिटरिंग का कार्य करती है। प्रथम समूह इनके द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। IPCC की प्रतिवर्ष होने वाली बैठक में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जाती है एवं भविष्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। विश्व को सावधान करने एवं बचाने के कार्य हेतु IPCC संस्था को वर्ष 2007 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रकृति से छेड़छाड़ के बाद आने वाली प्राकृतिक आपदाएं यद्यपि विकासशील या विकसित देशों में भेदभाव नहीं करती, तथापि जब विनाश पर उतर आती हैं तो विनाश का वो तांडव दिखाती हैं कि अपने आप को अति आधुनिक मानने वाला मानव और उसकी सोच बौनी पड़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी जंगल की आग और सुनामी जैसी आपदाओं से दो चार होना पड़ता है। विकसित देश इन आपदाओं से इतने अधिक भयभीत नहीं है क्योंकि वहां का आपदा प्रबंधन इतना मजबूत है कि तुरंत सुरक्षा व सुविधा उपलब्ध करवा देता है और जान माल के अधिक नुकसान से बचा लेता है। प्राकृतिक आपदाएं विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों, विशेषकर भारत जैसे देश के लिए भयावह मंजर प्रस्तुत करती हैं। यहाँ का आपदा प्रबंधन अभी इतना सधा हुआ नहीं है कि अपनी कार्यक्षमता व कुशलता से इन आपदाओं को ठेंगा दिखा सके। प्रतिवर्ष वर्षा के मौसम में बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों में तांडव करती रहती है। यद्यपि भारत का मौसम विभाग अपने आंकड़ों के द्वारा भविष्यवाणी करता रहता है, परंतु उनका सही उपयोग नहीं हो पाता। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा ने दिखा दिया कि अभी भारत को ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए कितने प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा समय पर की गई सटीक भविष्यवाणी भी कोई लाभ नहीं दे पाई। उत्तराखंड को ऐसी भयंकर त्रासदी से गुजरना पड़ा कि चारों ओर भयंकर तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। चारों ओर लाशों के ढेर लग गए। क्या इंसान, क्या जानवर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो पहाड़ों के रूप में अडिग थी, पानी के आगे उनकी एक न चली। सबके सब तिनके के समान बहते नजर आए। सबसे अधिक जानमाल का नुकसान केदार घाटी में हुआ। केदारनाथ मंदिर के अंदर और बाहर लाशों के ढेर लग गए। हमारे देश का आपदा प्रबंधन उस समय बिल्कुल लाचार और अपाहिज की भांति खड़ा था। सरकारी एजेंसियां, NGO आदि में तालमेल का ना होना भी आपदा प्रबंधन के फेल होने का प्रमुख कारण रहा। वह तो भला हो उन जाबाज सिपाहियों का जिन्होंने देश के लगभग 1 लाख लोगों को वहां से सकुशल निकाल लिया। यद्यपि इस कार्य में उन्हें लगभग 20 दिन लगे, पर सेना के जवानों ने बड़ी हिम्मत और मुस्तैदी से बचाव अभियान चलाया। ऐसी जगहों पर फंसे हुए लोगों को बचाया जहां पहुंच पाना कल्पना से परे लग रहा था। जो लोग वहां फंसे हुए थे वे बचने की सारी उम्मीदें खो चुके थे और स्वयं को मृत्यु का ग्रास बनने हेतु छोड़ चुके थे। ऐसे में मसीहा बनकर देश के फौजियों ने उन्हें सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यदि हमारे जाबाज सिपाही आगे नहीं आते तो मरने वालों की संख्या लाखों तक पहुंच सकती थी। धन्य है वे वीर सपूत और धन्य है वे माताएं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश की सेवा करते हैं। 2013 को उत्तराखंड में यह त्रासदी बादल फटने के कारण हुई। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं अनेक बार हुई हैं। इस कारण भूस्खलन भी होते हैं, पर इतने बड़े पैमाने पर केदारनाथ में जानमाल की हानि होगी यह कोई सोच भी नहीं सकता था। बादल फटने की यह घटना प्राकृतिक आपदा अवश्य है, पर
हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। लाखों सैलानी प्रतिवर्ष पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। ग्रीष्मावकाश के समय पहाड़ों पर सैलानियों की संख्या सबसे अधिक होती है। यद्यपि वे वहां प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं, लेकिन अनजाने ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का कार्य कर देते हैं, क्योंकि सैलानी पहाड़ों पर पैदल चलकर तो जाते नहीं, उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए असंख्य गाड़ियां रात दिन वहां दौड़ती रहती हैं, जो भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित कर वहां के तापमान में वृद्धि करती है। इसी कारण हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ को जमने नहीं देती। यह भी पहाड़ों पर बर्फ के न टिकने का एक कारण है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी पिघलकर निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। बादल विस्फोट जैसी घटनाएं भी मानवीय भूलों का परिणाम है। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण जलवायु सघनता इतनी बढ़ जाती है कि बादल फटना, भूस्खलन जैसी घटनाओं का कारण बनते हैं, जिसके कारण वहां की परिवहन और संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। पूरे के पूरे गांव पानी में बह जाते हैं और उनका नामो निशान तक मिट जाता है। भारत को यदि विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो उसे कार्बन उत्सर्जन में तो कमी करनी ही होगी, साथ ही उसे अपना आपदा प्रबंधन तंत्र भी मजबूत करना होगा। भारत में कई प्रकार के विभाग प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु बनाए गए हैं, जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातीय तूफान और भूकंपों की निगरानी हेतु, केंद्रीय जल आयोग बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन परमाणु और जैविक दुर्घटनाओं के लिए, और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल सप्लाई आपदा के समय बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों का समन्वय के लिए। प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का होता है और केंद्रीय सरकार का कार्य मानवीय तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ आपदा प्रबंधन टीम यूएन डिजास्टर मैनेजमेंट कार्य करती है, जिसमें अनेक संस्थाओं के सदस्य होते हैं, जैसे FAO, ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP आदि। परंतु केवल आपदा प्रबंधन के गठन से ही कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। इन संगठनों में आपसी तालमेल होना भी जरूरी है, जिसका अभाव उत्तराखंड जैसी देवभूमि में देखने को मिला। प्रकृति में ध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया चलती रही है, परंतु मानव प्रकृति के हाथों की कठपुतली बनकर न रह जाए, इसके लिए उसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ करके उसके प्रकोप से बचने के लिए उसे अपने रहन सहन और कार्य प्रणाली पर पूरा ध्यान देना होगा। मानव को अपने अस्तित्व को बचाने और पृथ्वी का विनाश रोकने के लिए कारगर कदम उठाने ही होंगे, नहीं तो अनेक प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनमें एक दिन मानव का नाम भी सम्मिलित हो सकता है। तो बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा है, देखते हैं हमें उससे क्या सीख मिली है। इधर देखिए सभी, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। जितना कम प्रकृति के कार्यों में हम हस्तक्षेप करेंगे, उतना ही हम प्राकृतिक आपदाओं से बच सकेंगे। साथ ही बच्चों, हमने सीखा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लेशियरों का पिघलना देखा, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देखा और संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम का योगदान। तो बच्चों, हमें अपने आसपास के वातावरण को असंतुलित होने से बचाना है, क्योंकि हमें बच्चों ग्लोबल वार्मिंग से बचना है। साथ ही बच्चों प्राकृतिक आपदाओं से बचना है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे और बच्चों हमें विषैली गैसों से बचना होगा, और साथ ही बच्चों हम अधिक से अधिक अपने वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे। तो चलिए, आज के पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।